फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 कंपनीज के बारे में जिसकी मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, जिन्होंने बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दी है। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी को आप एज ए बायर सेल रिकमेंडेशन ना ले, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो नंबर वन, फर्स्ट देखो, पहली जो कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, ताराचंद लॉजिस्टिक्स करके। देखिए, ये स्मॉल कंपनी है, लेस देन 1000 करोड़ मार्केट कैप है इसका। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, धंधा समझ लेते हैं, कंपनी करती क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसका जो बिजनेस है एक्चुअली 3 वर्टिकल्स है, मोटा मोटी ब्रॉड ओवरव्यू देखें तो। और मेनली ना ये वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का काम करती है। मतलब जो जो इक्विपमेंट काम आते हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे मैं बताऊं आपको, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको इमेज इमेज से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये सब जो है ना, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, उसके बाद फिर अर्थ वर्क में मतलब एक्सकेवेशन करना रहता है, फिलिंग करनी रहती है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ आते हैं। और लॉजिस्टिक्स की भी ये सर्विस देती है, मतलब जो स्टील, बड़े बड़े स्टील्स हैंडलिंग के लिए इधर से उधर ट्रांसफ़र करना होता है। और स्टील प्रोसेसिंग, मतलब जैसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और किसी कंपनी को मतलब मान लीजिए 80 फीट का या 100 फीट का कोई स्टील आया हुआ है बहुत बड़ा, उसको 2 पार्ट में, टुकड़ों में प्रोसेस करके, सिंपल सिंपल प्रोसेसिंग जो सिर्फ वेल्डिंग और कटिंग वाला रहे, वो ऑन साइट मतलब आसपास ही अपना वेयर हाउसिंग में करा के भी उनको देते हैं। उसके बाद आप देखो, ये भी अलग अलग डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, मतलब जेसीबी वगैरह जो भी है, पिक एंड कैरी क्रेन्स, तो ये सब में मेन कंपनी डील करती है। तो ये एज अ प्रॉक्सी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। जैसे लास्ट टाइम आप देखोगे कि एस मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने कितने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर को, वो भी प्रॉक्सी प्ले था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो इक्विपमेंट्स वगैरह तो चलेंगे, तो हमको ऐसे सोचना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब आप बिजनेस मॉडल तो मोटा मोटी आप समझ लिए। जैसे मैंने बताया, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब वेयर हाउसिंग, स्टील वगैरह जो भी रहता है उसकी वेयर हाउसिंग का काम है। ठीक है, और इज़ ए लीडर इन स्टील वेयर हाउसिंग, है ना। लॉजिस्टिक्स में भी मतलब जो स्टील पहले आएगा, वेयर हाउस में आएगा, फिर ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन जो भी कंपनी है उसको यूज़ हो। फिर इक्विपमेंट रेंटल मैंने बता दिया। तीसरा, स्टील की प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो छोटे छोटे मतलब वेल्डिंग कटिंग वाला जो प्रोसेसिंग है वो वाला पार्ट भी करती है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इसका, फ्रेंड्स। हाँ देखो, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स रहा, बहुत बम्पर रिजल्ट्स आए। ईयरली देखेंगे तो 45% से ग्रोथ आई। उसके बाद पैट नंबर भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आई एबिटा में और पैट पैट में भी। मतलब 161 करोड़ का पैट सीधा सीधा 249 करोड़ हो गया। अब देखो, कैश पैड भी, मतलब कैश भी है कंपनी के पास, ऐसा नहीं कि सब पैसा रिसीवेबल्स है उसमें जा रहा है। छोटी कंपनी है, उसके बाद भी कैश इफ़िशेंसी, ऑपरेशनल इफ़िशेंसी बहुत अच्छी है इनकी। तो 455 से 685 हो गया, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कैश पैड भी रहा कंपनी के पास। अब थोड़ा सा कैपेक्स प्लान देखते हैं अपन, फिर मैं इसकी गाइडेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि कंपनी इतनी क्यों बुलिश है। देखो, कैपेक्स अभी इस कंपनी ने FY 25 में मतलब 1450 करोड़ का कैपेक्स किया है। मतलब जो भी ये सब इतने सारे क्रॉलर और क्रेन्स और टायर माउंटेड क्रेन्स एक्सेट्रा, अलग अलग डिफरेंट नाम्स हैं, सब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ही हैं। तो इन्होंने 1450 मिलियन, मतलब इतना कैपेक्स किया, अराउंड अराउंड 145 करोड़ का कैपेक्स किया है टोटल इस ईयर में। अब देखो, ऑपरेशनल इफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी जो है, रिसीवेबल डेज भी इन्होंने 171 से सीधा 75 ले आया है। मतलब हमको नंबर्स में दिख रहा है, बैलेंस शीट में बहुत इंप्रूवमेंट है। फिर इनका डेट भी था, डेट को भी कंसिस्टेंटली इन्होंने रीपे किया है। हालांकि डेट अभी भी, डेट टू इक्विटी 0.9 के आसपास है। वो एक देखो, रिस्क फैक्टर से भी हमको सोचना पड़ता है ना, कि वो है। दूसरा, कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप कम है, तो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी की इश्यूज रहते हैं छोटी कंपनियों में। उसके बाद कैश फ्लो ऑपरेशंस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 462 से 562 करोड़। ठीक है, मतलब ऑपरेशनली बिजनेस अच्छा कर रहा है, डेट भी पे कर रहा है, रिसीवेबल डेज भी कम हो रहे हैं। तो एक डायरेक्शनली एक अच्छी तरफ है बिजनेस। अब देखो फ्रेंड्स, गाइडेंस था इसका, मैं आपको ले चलता हूँ गाइडेंस में।
एक्चुअली इस पेज में इशू है, गाइडेंस वाले पेज में जहाँ इन्होंने अपना गाइडेंस दिया हुआ है। हाँ, देखो, ग्रोथ फॉर FY26 कंपनी इज टारगेटिंग 25-30%। ये मैक्सिमाइज होने में थोड़ा इशू हो रहा है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 25-30% टारगेट कर रही है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब इतनी बुलिश है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काम तो चल ही रहा है सब जगह। रिस्क फैक्टर इसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वाले काम में स्लो डाउन हुआ है, तो ऑब्वियस है इसमें भी सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉक्सी प्ले, इसका काम वहीं से चलना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी से। अभी जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 25-30% ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो हमको ट्रैक करना है एग्जीक्यूशन। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी कंपनी पे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेस्टीज इस्टेट्स। इसका भी हमने डिटेल में बिजनेस मॉडल पहले कवर कर चुका है। अब देखना, इसका जो है, आपको मैं सबसे पहले आपको इसका सीधा गाइडेंस में ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको देख के देखो, FY26 का जो इसका प्री सेल्स का गाइडेंस है। देखो, रियल इस्टेट वगैरह वाली जो कंपनी है, मैं पहले भी कई बार डिटेल में कवर कर चुका हूँ अपने चैनल में, आप देख सकते हैं जाके वीडियो। तो प्रेस्टीज इस्टेट्स का क्या था, ये इस साल इन्होंने गाइडेंस दिया था 25,000 करोड़ का। मतलब FY25 में ओवर FY24, मतलब FY24 में इनका 18,000 टू लगभग 20,000 के आसपास इनका था प्री सेल्स, जो ये टारगेट कर रहे थे FY25 में 25,000 करोड़ का। लेकिन रियल इस्टेट में यही देखो, एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है, लंपीनेस रहता है ये बिजनेस। मतलब नंबर जब आते हैं तो एक साथ ग्राफ एकदम ऊपर जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेशन वाला फेस आता है, फिर एकदम ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं और हमको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, अप्रूवल्स लेना पड़ता है रियल इस्टेट में प्रोजेक्ट का, तो उसमें डिले हो जाता है रेरा वगैरह का। तो ये साल पूरा इलेक्शंस में गया, फिर हीट वेव, फिर इलेक्शंस, फिर ये सब को देखते हुए मतलब इनका प्रोजेक्ट लॉन्चिंग वाला जो फेस है वो डिले हो गया, वो FY26 में हो गया। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट अब इनके लगभग 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं। तो इन्होंने गाइडेंस किया है कि अभी जैसे इस ईयर में 17,000 करोड़ के आसपास रहा प्री सेल, तो नेक्स्ट ईयर 25,000 to 27,000 करोड़ के आसपास। देखिए, ये इनके MD हैं इरफान रज़क, इन्होंने कॉन कॉल में वही दिया है कि अभी लास्ट ईयर देखो 24,000 करोड़ का ये गाइडेंस कर रहे थे, जो कि शॉर्टफॉल हुआ। अब जो है, जो प्री सेल्स हुई है FY25 में, वो 17,000 करोड़ के आसपास, उस पर ये गाइड कर रहे हैं सीधा सीधा 25,000 to 27,000 करोड़, मतलब 40-50% का जंप। अब जो ये बोल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में ये लगभग 12,000 to 13,000 करोड़ है, ये लगभग अपना प्री सेल्स अचीव कर लेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, इनका कहना है। तो क्योंकि इनके लॉन्चेस बहुत बड़े हैं, इन्वेंट्री जो GDV वैल्यू है प्रोजेक्ट्स जो अभी इनके आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। गाइडेंस प्री सेल्स, हाँ, इनके पहले नंबर्स दिखा देता हूँ मैं आपको प्री सेल्स के, जस्ट अ सेकेंड। देखो, प्री सेल्स इनका लगभग 17,000 करोड़ का 19% YOY कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, वही जो रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इनकी इन्वेंट्री हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा डेट भी देख लेते हैं कि ये सब में क्या है ना, एक्चुअली डेट वेट भी बहुत मैटर करता है इस टाइप की कंपनी में। अब इनका डेट टू इक्विटी भी अंडर कंट्रोल है, 0.42 का है। नहीं तो रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आदमी डेट ले लेता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट फिर ढंग से नहीं हो पाता, फिर रीपे नहीं कर पाते, तो डेट भी अंडर कंट्रोल है और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है इनका। अब देखो, लॉन्च ये जो कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, इस ईयर इनका जो टारगेट है, इतने सारे प्रोजेक्ट इनके लॉन्च हो रहे हैं, और टोटल उनकी जो GDV वैल्यू, मतलब पूरा जितने प्रोजेक्ट ये डेवलप कर लेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, तो कितना पैसा आएगा, टोटल 42,000 करोड़ के वैल्यू के प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं फॉर FY26 में। तो मतलब ईजिली इनका है कि ये आराम से 25,000 to 27,000 करोड़ प्री सेल्स अचीव कर लेंगे। प्री सेल्स टारगेट ही देखा जाता है रियल इस्टेट्स कंपनी में, मैं डिटेल में बहुत बार कर चुका हूँ रियल इस्टेट के एनालिसिस, वो आप देख सकते हैं उसमें। अब चलते हैं फ्रेंड्स, थर्ड कंपनी जो है SBFC लिमिटेड, फाइनेंस लिमिटेड। देखो, SBFC जो फाइनेंस लिमिटेड है, इसको भी मतलब डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ बिजनेस मॉडल कि MSME ये लेंडर है,
ठीक है, जो लोन देती है अप्रॉक्स 5 लाख टू 30 लाख वाले जो सेगमेंट है, उस वाले एमएसएमई सेगमेंट को देती है जिसको ज़रूरत रहती है 5 लाख से 30 लाख का लोन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि देखो ये वाला जो सेगमेंट है एमएसएमई वाला, जिसको 5 लाख से 30 लाख के बीच की लोन की ज़रूरत होती है, अपने आप में 24% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप में मतलब ये जो नंबर्स हैं वही 25-4% से CAGR से ग्रो कर रहा है, तो इनका कितना ह्यूज पोटेंशियल है आप समझ सकते हो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब इनके जो नंबर्स हैं थोड़े से, ये तो देखो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इनका AUM 28% से ग्रोथ आया है, और पिछले बहुत सारे क्वार्टर्स में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे हम 5 to 7% का ही हमेशा गाइड करते हैं, और वो वैसे ही ग्रो करते हैं, उससे ज़्यादा ही ग्रो करते हैं। ईयर ऑन ईयर भी ये ऐसे ही मतलब 25 to 30% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। सेक्टर में मतलब टेलविंड्स हैं। अब थोड़ा सा अपन इनका भी गाइडेंस सुन लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से, जस्ट छोटा सा स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। देखो इनका जो गाइडेंस था, इस ये मतलब अपने गाइडेंस पे बने हुए हैं, जैसे पिछले बहुत सारे मतलब मेरे ख्याल से 8-10 क्वार्टर से ये वही गाइडेंस देते आ रहे हैं 5 to 7% से। इस क्वार्टर में भी इन्होंने दिया 5 to 7% से हम ग्रो करेंगे। अब देखो इनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि कॉस्ट टू इनकम ये रिड्यूस करेंगे बोले थे लास्ट ईयर, तो इन्होंने रिड्यूस भी किया है, और इस बार भी ये बोल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% कॉस्ट टू इनकम कम होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर कम होगी, तो जिससे ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, और पैट के नंबर्स में बहुत इजाफा रहा। तो जैसे ये और रिड्यूस करेंगे, मतलब पुराने ब्रांचेस इनके मैच्योर हो रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो मतलब एक जो जब कोई ब्रांच मैच्योर हो जाती है, वो भी फॉर एग्जांपल कुछ भी एक नंबर ले रहा हूँ, 1 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 1 साल बाद वो लॉन्च हो जाती है, तो 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख से वो करीब करीब बिजनेस करती है। और तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो स्टाफ वगैरह है, बिजली बिल और ऑफिस के खर्चे तो वही रहते हैं। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ने से मार्जिन बढ़ जाता है, तो सीधा सीधा लीवरेज मिलती है, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये बोल रहे हैं तो 20-25 पर ब्रांचेस और ऐड भी करेंगे इस साल। ठीक है, तो ये था SBFC लिमिटेड। अब हम देखेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री से एक कंपनी है फ्रेंड्स, PN गडकिल करके, PN गडकिल ज्वेलर्स। अब देखो इसका जो बिजनेस मॉडल है, शॉर्ट एंड स्वीट, ये रीजनल महाराष्ट्र प्लेयर है, जो कि मतलब जिसका टारगेट है कि ये अच्छा बड़ा नेशनल प्लेयर बने। और अब महाराष्ट्र में तो ये टाइटन को अभी पहला इनका टारगेट वही है कि टाइटन से बड़े बेस में ये अपने आउटलेट और अपना रेवेन्यू बढ़ा ले, महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेयर बनना चाहता है। अब देखो इनके साथ क्या है ना कि महाराष्ट्र में इनकी लगभग मोनोपोली है, और इनका बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू है महाराष्ट्र में। आपका कोई फ्रेंड सर्कल होगा, कुछ होगा, तो आप देख सकते हैं, इनके स्टोर्स भी विजिट कर सकते हैं। हमको जो ग्राउंड नेटवर्क में जो हमने चेक्स किए हैं, जिससे भी बात हुई है महाराष्ट्र की, तो इनका बहुत अच्छा वो आता है, रिस्पॉन्स आता है PN गडकिल का। इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है वहाँ। अब देखो इनके 53 स्टोर्स हैं अभी लगभग। ठीक है, और इनका जो फाइनेंशियल्स रहा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। एक एक ना मैं इनके PPT से स्नैपशॉट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो ये जो है ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, खैर हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार अपने वीडियोस में, लेकिन एक बार शॉर्ट में। और देखो 6% था 2007 में ऑर्गेनाइज प्लेयर रिटेलर्स का लगभग मार्केट शेयर, जो 38% हो गया FY24 में। ये मतलब अभी बहुत अभी और ह्यूज पोटेंशियल है, 62% अनऑर्गेनाइज के पास अभी भी है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कैप्चर कर ही रहा है बहुत तेज़ी से। और बस यही था ओवरऑल मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स, देखते हैं अभी कैसा रहा परफॉर्मेंस। देखो इनका जो है रेवेन्यू ना 24% में जंप आई है FY25 में ओवर FY24, लेकिन आप इनके थोड़े से अगर हम नंबर्स में जाएं, डीप में जाएं, थोड़ा डिटेल्स में देखें, तो आप देखोगे कि इनके जो रिटेल वाला सेगमेंट है, मतलब जो स्टोर्स एक्सपेंशन हो रहा है, जो रिटेल ज्वेलरी जो ये मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, 50% से ग्रोथ आई है। और जो तो 50% रिटेल वाला में ग्रोथ आने के बाद 25% ओवरऑल ग्रोथ क्यों आया है, क्योंकि जो इनका
होलसेल वाला बिजनेस था जो कम मार्जिन वाला, मतलब बुलियन सेल्स वगैरह जो करने रहते हैं, जो ये जो एक्सचेंज वगैरह करते हैं कस्टमर से, वो रिफाइनरी सेल वगैरह इनको करना पड़ता है। मतलब जो बिज़नेस अभी तक चलते आ रहा था उसमें बहुत कम मार्जिन रहता है, तो रिफाइनरी सेल्स को एकदम ना के बराबर ला रहे हैं, जीरो ला रहे हैं, इसलिए ओवरऑल रेवेन्यू हमको कम दिखी है। लेकिन आप रिटेल देखोगे तो 50% से जब मेरे ख्याल से ज्वेलरी सेक्टर में किसी की नहीं आई इतनी ग्रोथ, है ना। अब इनका थोड़ा सा हम गाइडेंस भी समझ लेते हैं। अभी इनके 53 स्टोर्स हैं लगभग, और ये गाइड कर रहे हैं कि 20 से 25 स्टोर्स ये और ओपन करेंगे अभी, ठीक है। और गाइडेंस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि लगभग लगभग, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, वो मैं एक्चुअली स्नैपशॉट दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ, देखो ये गाइडेंस जो कर रहे हैं 20-25 स्टोर्स, 53 इनका टारगेट, मतलब 53 स्टोर्स अभी हैं इनके पास। तो स्टोर्स में ही एक्सपेंशन में ही लगभग 50% आएगा। तो आप समझ रहे हो अभी कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, है ना। अब लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक कंपनी और जो मैं कवर चाह रहा था। हाँ, इसका रिवेन्यू का जो टारगेट है इन्होंने दिया था, रिवेन्यू का टारगेट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कॉल से। तो आपका, अगर आप डिटेल में रीड नहीं कर पाते हो कौन कॉल, तो मैं शॉर्ट करके, मतलब मोटा मोटी जो काम काम के जो इन्होंने बात की है, क्वेश्चंस पूछे, उसमें सीधा मैं वहाँ ले चल रहा हूँ आपको। देखो अभी 7700 करोड़ के आसपास इनका हुआ रिवेन्यू, जो ये टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर 9500 करोड़ के आसपास टॉप लाइन, मतलब 25% ग्रोथ का इन्होंने अपने मुंह से गाइडेंस दी है। बाकी ऐसे आप सोचोगे तो रिटेल वाला सेगमेंट 50 स्टोर्स हैं और 20 to 25 ग्रो करेंगे, तो मतलब 50% का ग्रोथ है रिटेल आउटलेट्स में। तो इन्होंने गाइडेंस कम क्यों दिया है, सोचने वाली बात है कि मतलब अभी भी जो होलसेल वाला बिजनेस है वो वो और रिड्यूस होगा, तो हो सकता है रेवेन्यू में और फ़र्क आए। 25% का ये कमिट कर रहे हैं। अब खैर वो तो समय बताएगा, तो हमको एग्जीक्यूट करते रहना है। अब लास्ट ले चलता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको, हमने डिस्कस भी किया था रिसेंटली अपने चैनल पे, V2 रिटेल। देखो वैल्यू फैशन इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और ये वैल्यू रिटेलर्स हैं। वो डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा डिटेल में हमने कवर किया था, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, V2 रिटेल का बिजनेस मॉडल और वो सब, ठीक है। ब्रीफ में वैल्यू फैशन मतलब वैल्यू अप्रैल जो है, जो सस्ते में चीप वैल्यू में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सेल करती है ये V2 रिटेल। अब इनका जो गाइडेंस है ये भी बहुत बुलिश थे। अपने गाइडेंस में हमने डिटेल में कवर भी किया था कि मतलब ये तो चाह रहे हैं कि 50% से ग्रोथ आने वाले डिकेड में, मतलब ये वही बात करते हैं हर बार अपने कॉन कॉल में। तो अभी FY 26 और 27 में भी रिवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने दिया है कि 45 to 50% के आसपास न्यू स्टोर से आएगा, और सेम स्टोर सेल्स जो ग्रोथ आएगी 8 to 10% आएगी। मतलब जो एक साल से पुराने स्टोर से मैच्योर हो चुके हैं उसमें 8 to 10% की ग्रोथ, और न्यू स्टोर से 45 to 50%, मतलब 50-60% का ये ग्रोथ का टारगेट दे रहे हैं आने वाले 2 साल में। तो लेट्स सी, इतना एग्रेसिव है अगर मैनेजमेंट, इतना बुलिश है मैनेजमेंट ग्रोथ पे। देखते हैं अब एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। हमारा काम देखो यही है कि हमको ट्रैक करते रहना है, एग्जीक्यूट करते रहना है। और देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, और इस डिटेल में, इस वीडियो में मैं सभी कंपनी कैसे नहीं कवर कर सकता। इंडिविजुअल लेवल पे अपने को देखना होता है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, फिर एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है, कंपनी मैनेजमेंट वॉक द टॉक है कि नहीं। तो हम और वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी, जैसे V2 रिटेल की अभी ऑलमोस्ट 90 के आसपास PE चल रही है, ट्रेनिंग 12 मंथ के बेसिस पे हम देखें तो। बाकी फॉरवर्ड PE वो मैं एक डिटेल में वीडियो कर लूँगा, मैं आपको समझा दूँगा। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स, रिस्क फैक्टर्स हमको नज़रअंदाज नहीं करने हैं, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और जो भी कंपनी की मैंने बात की है, ये एजुकेशनल पर्पस कि हम कैसे देख सकते हैं किस सेक्टर्स में ग्रोथ है और कहाँ मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।